दोस्तों मात्र एक दिन रह गया आपका फिजिक्स एग्जाम का, इसलिए दोस्तों आप लोगों के लिए मेरी सजेशन है कि आप लोग सिर्फ अभी फिजिक्स को पढ़ें, सिर्फ फिजिक्स को रिवाइज करें। मैथ और जो भी बाकी आने वाला सब्जेक्ट है उसको बिल्कुल भी रिवाइज ना करें, ठीक है। आप लोग सिर्फ फिजिक्स को पढ़िए, न्यूमेरिकल को बिल्कुल भी मत बनाइए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव को बनाइए, वो भी थ्योरी वाला। आपको न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं बनाना, जिसको आता है उसको भी और जिसको नहीं आता है उसको भी, ठीक है। क्योंकि आप लोग उसके पीछे पढ़ेंगे दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा और आप लोग रिवाइज नहीं कर पाएंगे। न्यूमेरिकल का जो टाइम बचेगा उसको सब्जेक्टिव में दीजिए और मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब सब्जेक्टिव सब सबकी कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में फिर से लेके आए फिजिक्स का टॉप क्वेश्चन। आप कम से कम वीडियो को 2 से 3 मिनट देखिए, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है दोस्तों इससे आपका बिहार बोर्ड में पूछ ले या फिर इस पैटर्न पे तो आपको पूछेगा। एक आवेशिक चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है। द एरिया ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज द चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इट हैज एन इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू। तो यहाँ आपको कह रहा है कि किसी आवेशिक चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व दिया हुआ है सिग्मा, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र का आपको फॉर्मूला पूछ रहा है जिसका आवेश घनत्व दिया हुआ है सिग्मा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा विद्युत क्षेत्र का मान? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसका आवेश घनत्व दिया हुआ हो सिग्मा, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? विच ऑफ दिस इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां आपको पूछ रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम जो है कभी कभी आपका इस तरह से भी लिखा हुआ रहेगा, न्यूटन बटा कूलम, ठीक है। ऑप्शन में इस तरह से भी रहेगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? न्यूटन पर कूलम। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन पर कूलम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑलवेज हायर। आपको यहाँ पर कह रहा है कि कोई पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है, किससे? 0 से 0.5 से, किससे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1 से। तो किसी भी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा 1 से अधिक होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। किलोवाट घंटा, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं KWH, ये किसका मात्रक है? द किलोवाट आवर KWH यूनिट इज। तो दोस्तों ये किसका मात्रक है? KWH किसका मात्रक होता है? काफी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, ऊर्जा का, यानी कि एनर्जी। तो एनर्जी का मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। यू आर गिवन 3 रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, मिनिमम रेजिस्टेंस कैन बी अचीव बाय कॉम्बिनेशन दिस। तो आपको यहाँ पर कह रहा है कि आपको 3 प्रतिरोध दिया है, जिसका प्रतिरोध कितना दिया हुआ? 1 ओम। तो 3 दिया है टोटल। अब हम इन तीनों को मिलाएंगे तो उसका संयोजन यानी कि टोटल फाइनल प्रतिरोध क्या बनेगा, यही आपको न्यूनतम प्रतिरोध पूछ रहा है दोस्तों, यही पूछ रहा है। तो दोस्तों 5 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1/3 ओम। क्या है? ऑप्शन डी, 1/3 ओम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको न्यूमेरिकल के पीछे नहीं भागना, मैं फिर से बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए परिपथ में ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन सर्किट विल बी। तो आपको यहाँ पर कोई फिगर दिया हुआ है, इसमें आपको पूछ रहा है समतुल्य। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, ये यहाँ पर क्या है? सीरीज में जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी सीरीज में जुड़ा हुआ है। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं सीरीज का। फॉर्मूला क्या होता है? सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। तो यहाँ पर इधर हो जाएगा R1 R2, ये दोनों मिलकर 1 बन जाएगा, ये दोनों मिलकर 1 बन जाएगा। अब ये दोनों आपस में हो जाएगा पैरेलल। फिर से एक फॉर्मूला आपको लगाना होगा 1/R1, क्योंकि पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो जब आप इस फॉर्मूला पर दोस्तों बैठाएंगे इस तरह करके, सबसे पहले आपको जो है दोनों का सीरीज निकाल लेना होगा, ठीक है। R1 प्लस R2 से ये दोनों निकाल लेना होगा। फिर ये दोनों का यानी कि ये दोनों के बीच फिर आपको क्या करता है? पैरेलल निकालना होगा। तो जब आप दोस्तों फॉर्मूला बैठाएंगे जैसे मैं बताया उस तरह से बैठाएंगे, तो इसका राइट आंसर निकलेगा दोस्तों ऑप्शन ए, 2 ओम, यानी कि 2 ओम आपका राइट आंसर होगा। आपको न्यूमेरिकल के पीछे फिर से नहीं भागना दोस्तों, आपको जो क्वेश्चन बनाना है सबसे पहले थ्योरी वाला। इस बार ऑप्शन आपके पास बहुत ज्यादा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक है। द SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज। तो ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है? आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है AM। क्या है? ध्रुव SI का मात्रक होता है AM। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चुंबकशीलता की विमा है। चुंबकशीलता की विमा है। द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिज्म इज। जब भी आपको बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिए और याद रखिए। तो 8 का दोस्तों राइट आंसर होगा बी, MLT-2 I-2। रट लीजिए दोस्तों, MLT-2 I-2 चुंबकशीलता का विमा है, यानी कि डायमेंशन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप एग्जाम देके आइएगा अपना किसी भी सब्जेक्ट का, सबसे पहले आपको आंसर की यहीं पे मिलेगा। और जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको यहीं पे तैयारी कराई जाएगी, जो भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है। एक वृत्तीय धारालुप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M है। यदि धारालुप की त्रिज्या आधी कर दी जाए तब चुंबकीय आघूर्ण होगा। द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ सर्कुलर एज इज M इफ द रेडियस ऑफ द करंट लूप इज हेल्ड देन द मैग्नेटिक मोमेंट विल बी। आपको यहाँ पर कह रहा है कि कोई वृत्तीय धारालुप का चुंबकीय द्विध्रुव दिया हुआ आघूर्ण कितना है? M है, कैपिटल M। यदि धारालुप की त्रिज्या आधी कर देंगे, यानी कि उस वृत्तीय जो धारालुप है उसको जब आधी कर देंगे तब चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? उस समय M है। अब क्या होगा? जब हम लोग आधा कर देंगे उसको, त्रिज्या को, लूप की त्रिज्या को, यानी कि वृत्तीय की त्रिज्या को आधा कर देंगे, तब क्या
क्या होगा, शुरू में वो m था, अब क्या होगा। तो दोस्तों 9 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी m/4। जब भी हम लोग करेंगे तो क्या होगा, m/4। जितना घटाएंगे दोस्तों उसका दुगुना घटेगा, ठीक है। जैसे कि पहले m था, आधा किया तो m/4 हुआ, फिर आप आधा कीजिएगा तो दोस्तों m/16 हो जाएगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, तांबा है, कॉपर इज। तो बताइए दोस्तों तांबा कौन सी पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, लौ चुंबकीय पदार्थ है, कौन सी पदार्थ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। कौन सा है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, यानी कि डायमैग्नेटिक मटेरियल है तांबा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, डायनामो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ डायनामो इज बेस्ड ऑन। तो आपको यहाँ पर कह रहा है कि डायनामो का जो कार्य का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, कौन सी प्रभाव पर, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, किस पर आधारित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यानी कि ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो डायनामो का जो कार्य का सिद्धांत आधारित है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को कहते हैं, द लॉ रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज कॉल्ड। आपको यहाँ पर कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जो संबंधित नियम है उसको क्या कहते हैं, न्यूटन का नियम कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं, क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी फैराडे का नियम। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जो संबंधित नियम है उसको कहते हैं फैराडे का नियम, यानी कि फैराडेज लॉ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर दिया हुआ है 0.6 sin 100 पाई टी। क्या है, I इज इक्वल टू 0.6 sin 100 पाई टी से निरूपित है, विद्युत धारा की आवृत्ति है। द इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज डिनोटेड बाय I इज इक्वल टू 0.6 sin 100 पाई टी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। दोस्तों यहाँ पर जो आपका इस तरह से दिया हुआ I बराबर 0.6 sin, और यहाँ पर दोस्तों ये जो है ब्रैकेट में यानी कि थीटा जब हम लोग लिखते हैं ना तो थीटा की जगह दिया हुआ आपका 100 पाई टी। अब आपको पूछ रहा है विद्युत धारा की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 50, लेकिन आपको फिर से न्यूमेरिकल नहीं बनाना है, सबसे पहले थ्योरी बनाना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 50 है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, शीर्ष धारा I0 और वर्गमूल धारा IRMS। क्या है, शीर्ष धारा I0 और वर्गमूल धारा IRS में संबंध है। आपको कह रहा है द रिलेशन बिटवीन पीक करंट I0 एंड रूट मीन स्क्वायर करंट IRMS इज। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि इन दोनों के बीच का संबंध क्या है। क्या दोस्तों इसका संबंध आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए I नोड इज इक्वल टू √2 IRMS। दोस्तों ये आपको कभी कभी ऐसे भी दे देगा, यहाँ पर देखिए I बाटा है, यहाँ पर कर देगा IRMS, ठीक है, और बराबर कर देगा √2। तो इस तरह से भी आपको दे सकता है और इस तरह से भी ऑप्शन आपको दे सकता है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया हुआ फिर से I इज इक्वल टू 60 sin 100 पाई टी, धारा के मूल माध्यम वर्ग का मान होगा। आपको पूछ रहा है द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज I 60 sin पाई टी, 60 sin 100 पाई टी, द वैल्यू ऑफ द रूट मीन स्क्वायर ऑफ द स्ट्रीम विल बी। दोस्तों फिर से यहाँ कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया हुआ कितना है, I इज इक्वल टू I बराबर 60 sin 100 पाई टी। अब आपको पूछ रहा है मूल माध्य वर्ग का मान होगा, मूल माध्य वर्ग पूछ रहा है। तो दोस्तों 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 60/√2। क्या हो जाएगा, 60/√2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा दोस्तों आप उसको नोट जरूर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। आपको पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो दोस्तों आपको कह रहा है कि कौन निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण दिखाता है, कौन है दोस्तों इस गुण का। तो 16 का दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन सी गामा किरणें। तो गामा किरणें जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। आपको कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करेंगे। तो दोस्तों 17 का राइट आंसर ऑप्शन है अल्फा किरणें। तो अल्फा किरणें जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। कौन है विद्युत चुंबकीय तरंग, वो है गामा किरणें, जो कि मैंने आपको पहले कराया, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग है गामा किरणें और अल्फा किरणें जो है वो विद्युत चुंबकीय किरण नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य। आपको कह रहा है कि जब प्रकाश शीशा में यानी कि मिरर में, ग्लास में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, बढ़ता घटता, पहले भी मैं कराया हूं। व्हेन लाइट्स एंटर द ग्लास इट्स वेवलेंथ। दोस्तों बिहार बोर्ड में इसी तरह का सेम टू सेम इसी तरह का इजी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, आप लोग समझिए। तो दोस्तों उसका वेवलेंथ जो है घटता है, यानी कि जब भी प्रकाश की किरण किसी कांच में एंटर करती है तो उस समय जो है उसका वेवलेंथ डिक्रीज करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मृगम ऋषिका का कारण है, द रीजन ऑफ माइलेज इज। आपको यहाँ पर कह रहा है कि मृगम ऋषिका का क्या कारण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर विवर्तन, क्या कारण है। तो दोस्तों 19 का आपका राइट आंसर ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मृगम ऋषिका का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एक लेंस जिसका म्यू दिया हुआ 1.5 की हवा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम से उस लेंस की फोकस दूरी होगी। द फोकस डिस्टेंस इन द एयर ऑफ अ लेंस म्यू इज इक्वल टू 1.5 इज 20 cm। द फोकस डिस्टेंस ऑफ द लेंस इन मीडियम विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 विल बी।
तो दोस्तों यहाँ आपको कह रहा है कि एक लेंस है जिसका म्यू दिया हुआ इतना 1.5 और दोस्तों फोकस दूरी भी दिया हुआ और वो कहाँ पर है, हवा में है। अब 1.5 उसका अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी होगी, तो 1.5 वाले अपवर्तनांक में उसका फोकस दूरी होगी। जिसको दोस्तों आता है उसको मैं आंसर बता देता हूँ। 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन डी इन्फिनिटी। फिर से दोस्तों मैं कह रहा हूँ आपको न्यूमेरिकल ट्राई नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यदि समान फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रखे तब संयोग की फोकस दूरी होगी। इफ टू कन्वर्जिंग लेंस ऑफ द सेम फोकस डिस्टेंस आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर देन द फोकस डिस्टेंस ऑफ द कोइंसिडेंस विल बी। तो यहाँ आपको कह रहा है कि एक समान, मैं पहले भी ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, समान फोकस दूरी है और अभिसारी लेंस को एक दूसरे के सामने रखा गया, अब दोनों को मिलाकर के एक लेंस बना दिया गया। अब आपको पूछा है कि उसको फोकस दूरी क्या होगी, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या चेंज होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी f/2। मैं आपको ये क्वेश्चन पहले भी कराया हूँ, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आपने देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं दोस्तों बहुत बार आपको करा चुका हूँ, इस बार हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे। ब्रूस्टर का नियम है, आपको पूछ रहा है ब्रूस्टर का नियम क्या है। तो दोस्तों मैं बार बार करा चुका हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, म्यू इक्वल टू 10 IP, म्यू बराबर 10 IP। तो ब्रूस्टर का नियम है ऑप्शन सी, जरूर आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन आने वाला ही हमको लग रहा है क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। प्रकाश किरण के तीखे कोर पर से मुड़ने की घटना को कहते हैं। आपको कह रहा है द इंसिडेंस ऑफ टर्निंग फ्रॉम द शार्प कोर ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड। तो प्रकाश किरण तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। प्रकाश किरण का तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। आवर्तन कहते हैं, विवर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, विवर्तन कहते हैं, क्या कहते हैं। तो दोस्तों 23 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी विवर्तन। क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। प्लांक स्थिरांक की विमा है, आपको पूछ रहा है द डायमेंशन ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लांक स्थिरांक की जो विमा है यानी कि डायमेंशन है वो क्या है। तो दोस्तों 24 का राइट आंसर ऑप्शन है ml2t-1। ध्यान से देखिए, इस पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग को रट लेना है। ml2t-1 होता है प्लांक स्थिरांक की विमा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रपोज्ड क्वांटम थ्योरी। दोस्तों यहाँ को कह रहा है कि कौन सा साइंटिस्ट है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसने इस नियम को दिया। क्वांटम सिद्धांत का क्या है दोस्तों, उसका नाम क्वांटम थ्योरी जिसने दिया। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी प्लैंक ने। प्लैंक ने जो है आपका ये क्वांटम थ्योरी को दिया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, द न्यूक्लियर ऑफ एन एटम इज मेड बाय। तो दोस्तों किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, किससे बना होता है, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो किससे बना होता है नाभिक परमाणु का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। हम लोग जानते हैं नाभिक में दोनों चीज होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, इसलिए नाभिक जो बना हुआ होता है वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है, सही संबंध है, मास और इक्विवेलेंट टू एनर्जी द करेक्ट रिलेशनशिप इज। तो आपको कह रहा है दोस्तों मास और इक्विवेलेंट एनर्जी के बीच यानी कि द्रव्यमान और ऊर्जा के समतुल्य के बीच आपको सिंपली रिलेशन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये आइंस्टीन कांस्टेंट भी है जो कि मैंने पहले भी कराया है और इस तरह से भी आपको ऑप्शन दे देगा कि द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच का संबंध निकाले, क्या इन दोनों के बीच का संबंध हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। दशमिक संख्या 25 का निम्नलिखित में द्विधारी संख्या है, द डेसिमल नंबर 25 ऑफ द डेसिमल नंबर इज। तो दोस्तों यहाँ आपको कह रहा है कि दशमिक संख्या 25 का निम्नलिखित में से द्विधारी संख्या है। जब भी बिहार बोर्ड में दोस्तों पूछा है ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा है, इसलिए आप लोग आंसर को ही याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 11001। यहाँ पर देखिए 3 1 है और 2 0 है, तो 11001 होल 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। जर्मेनियम क्रिस्टल को एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए आवश्यक अद्रव्य परमाणु की जो संयोजकता होनी चाहिए वह है द वैलेंसी एटम रिक्वायर्ड टू मेक अ जर्मेनियम क्रिस्टल एन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कह रहा है कि जर्मेनियम क्रिस्टल को एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए, जर्मेनियम क्रिस्टल को एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए आवश्यक अद्रव्य परमाणु की जो संयोजकता होनी चाहिए वह क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 5। कितना होना चाहिए संयोजकता, 5। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। और गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है, और इज अ बुलियन एक्सप्रेशन फॉर गेट। तो दोस्तों यहाँ आपको कह रहा है कि और जो गेट होता है उसके लिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, ये आपको सिंपली पूछा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन है a + b = y, जो कि मैंने पहले भी कराया था। और एंड गेट का होता है a.b = y, a.b = y होता है एंड गेट का। और ये है आपका और गेट का, प्लस आ जाए तो और गेट और डॉट आ जाए तो एंड गेट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होती है, हमेशा शून्य होता है, 1 और 0 के बीच होता है, क्या होता है आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक क्या होता है। तो दोस्तों 31 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी 0 और 1 के बीच हमेशा होता है, 0 और 1 के बीच होता है आपका आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ट्रांसफर में नियत रहने वाली भौतिक राशि है, आपको पूछ रहा है द फिजिकल अमाउंट कांस्टेंट इन द ट्रांसफॉर्म इज। आपको यहाँ पर कह रहा है दोस्तों ट्रांसफर में जो हमेशा रहती है यानी कि कांस्टेंट जो रहती है भौतिक राशि वो क्या है। तो दोस्तों 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आवृत्ति, वो है आवृत्ति। तो ट्रांसफर में नियत रहने वाली भौतिक राशि है आवृत्ति। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध दी है, मुख्य धारा का 1% की गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित हो, इसके लिए शंट का मान होना चाहिए। आपको यहाँ पर कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है जिसका जी दिया हुआ
हुआ, कैपिटल जी प्रतिरोध दिया हुआ है, उसमें से मुख्य धारा का 1% की गैलोमीटर में प्रवाहित होती है और मुख्य धारा का 1% की गैलोमीटर में प्रवाहित होती है। क्या प्रवाहित होती है? करंट प्रवाहित होती है। अब आपको पूछ रहा है कि इसके लिए शंट का मान होगा, तो गैलोमीटर का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का छोटा भाई है शंट, ठीक है। तो आपको शंट का मान पूछ रहा है। दोस्तों बिहार बोर्ड में जो ये क्वेश्चन पूछा है सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन पूछा, और जब पूछता भी है तो इसी तरह का पूछता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा G/99। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर 1% आ जाए, तो आप डायरेक्ट आंसर लगाइएगा G/99, यानी कि G/99। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। इसी वृत्तकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, यदि कुंडली की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हो जाएगा। आपको कह रहा है कि कोई वृत्तकार कुंडली है, उसमें धारा प्रवाहित किया, अब यदि कुंडली की त्रिज्या दुगुनी कर दे, जब उस वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर देंगे तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? इन अ सर्कुलर coil the current flows, if the radius of the coil is double, then the intensity of the magnetic field at its center will be calculated, then the intensity of the magnetic field at its center will be calculated। तो दोस्तों 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आधा। तो जब भी हम लोग त्रिज्या दुगुनी कर देंगे तो उस समय केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा आधा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। डायनामो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, द प्रिंसिपल ऑफ डायनामो वर्क इज बेस्ड ऑन। तो बताइए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायनामो के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है, यही आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। तो डायनामो का जो कार्य का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? ऑप्शन बी पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा। इसी तरह का ऑलरेडी मैं क्वेश्चन करा चुका हूं, फिजिक्स का भी, बायोलॉजी का भी, केमिस्ट्री का भी। आप जरूर देख लीजिए दोस्तों, अगर सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं तो 60 से 70% कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो, अगर पढ़े हैं तो दोस्तों आपको रिवीजन हो जाएगा, ठीक है।